हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉटिंग स्टार्ट पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोमेंटम के बारे में। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को शुरू। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जो सभी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। दोस्तों मोमेंटम मोशन का एक प्रॉपर्टी होता है एंड ये वाला प्रॉपर्टी आता है मूविंग ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी एंड मास की वजह से। जिस मूविंग ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जितना ज़्यादा होगा उसको रोकना या फिर उसको कंट्रोल करना उतना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। अगर मोमेंटम कम हो तो उसको आसानी से रोका जा सकता है, उसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। तो एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैं दो केसेस लेने वाला हूँ, केस 1 एंड केस 2। बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखो एक ढलान है दोस्तों एंड यही ढलान यहाँ पे भी है। ओके, तो आप बिल्कुल यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हैं। ढलान के बिल्कुल टॉप पे यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर है, यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा पत्थर है। इसका मास जो है कैपिटल एम एंड इसका मास है स्मॉल एम एंड कैपिटल एम इज़ ग्रेटर देन स्मॉल एम। मतलब इसका मास बहुत ज़्यादा है, इसका मास बहुत कम है। ओके, अब देखो दोस्तों, इसको यहाँ से छोड़ा गया तो ये v वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। मान लीजिए यहाँ पे भी इसको छोड़ने से ये v वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, मतलब सेम वेलोसिटी के साथ आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन इसका मास ज़्यादा है, उसका मास कम है। अब देखो, आप मुझे बताएंगे इसको रोकना या फिर इसको रोकना, किसको रोकना आसान होगा? बोलो। इसको रोकना आसान होगा क्योंकि ये छोटा पत्थर है, इसका मास बहुत कम है। वेलोसिटी तो दोनों के लिए सेम है लेकिन इसका मास बहुत कम है, ठीक है, जिसके लिए इसको रोकना काफ़ी आसान होगा लेकिन इसको रोकना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ओके, अगर आप इसको नहीं रोक पाएंगे तो आप फिसल जाएंगे या फिर ये वाला पत्थर आपको फिसल देगा। ओके, ठीक है। तो देखो इस केस में जो मोमेंटम है दोस्तों, मोमेंटम केस 1, ठीक है, केस 1 के लिए जो मोमेंटम है वो ज़्यादा होगा मोमेंटम इन केस 2। ओके, यहाँ पे मोमेंटम बहुत ज़्यादा है जिसके लिए इसको रोकना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम बहुत ही कम है जिसके लिए इसको रोकना काफ़ी आसान होगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हम लोग मोमेंटम का डेफिनेशन लिखेंगे एंड मोमेंटम का वैल्यू कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। ओके, मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी is the product of mass and velocity of the moving body। तो मोमेंटम क्या है दोस्तों? मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी। कोई भी मूविंग बॉडी का जो मास होगा एंड वेलोसिटी होगा उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा? मोमेंटम मिलेगा। एंड याद रखिएगा दोस्तों, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ओके, एंड मोमेंटम को हम लोग स्मॉल p से डिनोट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी, ठीक है। तो मास को अगर हम लोग m से लिखें एंड वेलोसिटी को v से लिखें तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ओके, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका यूनिट निकालते हैं। यूनिट्स देखो, सबसे पहले हम लोग ऐसा यूनिट निकालते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होगा दोस्तों? देखो फॉर्मूला, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखो, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। ओके, तो मास क्या है दोस्तों? ऐसा यूनिट में मास का यूनिट क्या है बोलो? किलोग्राम। एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या है पता होगा आपको? मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड CGS में क्या होगा? बस इसको CGS में लिखो, ये हो जाएगा ग्राम, ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके,
चलो ये हो गया आपका SI यूनिट एंड ये हो गया आपका CGS यूनिट। ओके दोस्तों, सारे लिख लो एक एक करके। ये है डेफिनेशन, मोमेंटम ऑफ ए मूविंग बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी। ओके, मोमेंटम क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड मोमेंटम का जो फॉर्मूला है P = mv एंड यूनिट SI यूनिट kg मीटर पर सेकेंड, CGS यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड दोस्तों याद कीजिएगा कि ये जो मोमेंटम है, मोमेंटम मास पे एंड वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, मास पे एंड वेलोसिटी पे। ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हम लोग देखने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो क्या कहा गया इस लॉ पे? देखो, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स acts upon a system of two or more bodies, then the total momentum of the system remains constant. Momentum can neither be created nor destroyed। ठीक है, क्या कहा है? देखो दोस्तों, if no external force acts upon a system of two or more bodies, then the total momentum of the system remains constant. Momentum can neither be created nor destroyed। एक सिस्टम पे अगर आप बाहर से फोर्स नहीं डालेंगे, बाहर से फोर्स कोई अप्लाई नहीं होगा, तो उस सिस्टम पे जो इनिशियल मोमेंटम था एंड जो फाइनल मोमेंटम होगा वो दोनों सेम होगा। मतलब मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कोई भी मोमेंटम क्रिएट नहीं होगा, कोई भी मोमेंटम वहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं होगा। जैसे देखो, आपने कैरम बोर्ड खेला होगा, तो कैरम बोर्ड में एक स्ट्राइकर होता है दोस्तों। ओके, एक स्ट्राइकर होता है। इस स्ट्राइकर को आप अगर मारेंगे, ठीक है, आप अगर मारेंगे इस तरफ, तो आपने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया। अब स्ट्राइकर के पास एक वेलोसिटी होगा, ओके, जिसको आप मारेंगे ये तो बिल्कुल जीरो वेलोसिटी के साथ होगा ना। तो आपने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया। अब देखो यहाँ पे मोमेंटम कितना होगा दोस्तों? इसका वेलोसिटी जीरो है, मतलब इसका मोमेंटम होगा ज़ीरो एंड इसमें मोमेंटम होगा, मान लेते हैं P1 = इसका अगर मास, स्ट्राइकर का मास अगर m हुआ एंड वेलोसिटी आपके फोर्स से क्रिएट हुआ है v, तो इसका मोमेंटम जो होगा mv होगा। ठीक है, तो देखो ये एक सिस्टम है दोस्तों, ये सिस्टम आपने अभी क्रिएट कर दिया, ये सिस्टम हो गया, एक सिस्टम गया। कंडीशन नंबर 1, यहाँ पे एक सिस्टम क्रिएट हो गया जिसमें कि स्ट्राइकर का जो वेलोसिटी था, इस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी था वो भी था एंड मास था m। ठीक है, एंड यहाँ पे मास स्मॉल m था, लेकिन इसका वेलोसिटी जीरो होने से वजह से ये इसका मोमेंटम जीरो है एंड यहाँ पे मोमेंटम है mv। ओके, तो देखो अब ये वाला ऑब्जेक्ट जाके इस वाले ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करेगा, ओके, धक्का देगा। धक्का देने से क्या होता है दोस्तों, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये स्ट्राइकर बिल्कुल इसके पास चला जाएगा, ओके, ऐसे टच हो जाएगा, ओके, धक्का देगा इसको। तो इसमें इस जगह पे जो मोमेंटम होगा वो बिल्कुल इतना ही होगा, P + P2, जो कितना होगा mv के जैसा होगा। ओके, तो ये हो गया कंडीशन नंबर 2 इस सिस्टम पे, कंडीशन नंबर 2। अब धक्का देने के बाद क्या होगा,
ये स्ट्राइकर का जो वेलोसिटी था वो रिड्यूस हो जाएगा, ओके, लेकिन इस वाले ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। अब इसमें वेलोसिटी आ जाएगा, पहले तो ये ज़ीरो कंडीशन में था, अब इसमें वेलोसिटी आ जाएगा। तो मान लेते हैं इसमें वेलोसिटी है v2, ओके, एंड इसका मास था m एंड इसका मास तो कैपिटल M था एंड इसका वेलोसिटी अब हो गया है v1, ओके। चलो, तो इस केस में मतलब इस कंडीशन पे जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा, p1 जो कि होगा आपका v1 एंड यहाँ पे होगा v2, ओके। तो ये एक ही सिस्टम है दोस्तों, इसमें एक बार सिस्टम क्रिएट हो गया, सिस्टम क्रिएट होने के बाद इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, ठीक है, ओके, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो टोटल मोमेंटम है, यहाँ पे जो टोटल मोमेंटम होगा एंड यहाँ पे जो टोटल मोमेंटम होगा, ये तीनों के तीनों सेम होगा, मतलब मोमेंटम में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो आपको लग रहा होगा शायद यहाँ पे मोमेंटम ज़्यादा है, लेकिन देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी था इस ऑब्जेक्ट का, बड़े वाले ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी था वो तो रिड्यूस हो गया ना, उसका वैल्यू तो रिड्यूस हो जाएगा ना, वो इतना हो गया है। एंड यहाँ पे देखो v2 वेलोसिटी आ गया है इस ऑब्जेक्ट में, जिसमें 0 था अब उसमें v2 आ गया है, तो इसका भी कोई वैल्यू होगा। अगर दोनों वैल्यू को आप जोड़ देते हैं तो आपको वही वैल्यू मिलेगा मोमेंटम का जहाँ पे आप इनिशियल कंडीशन पे थे, ओके। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक सिस्टम पे अगर बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगता है तो उस सिस्टम पे जो टोटल मोमेंटम होगा इनिशियल कंडीशन पे एंड फाइनल कंडीशन पे वो बिल्कुल सेम रहेगा, ओके। चलो, अब इसके आगे हम लोग डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखेंगे, ठीक है। इसी लॉ को हम लोग अब डिराइव करेंगे फॉर्मूला में एंड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो दोस्तों हम लोग अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिराइव करने वाले हैं एंड इसको डिराइव करने के लिए हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का सहारा लेंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है दोस्तों, आपको पता होगा शायद, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन के लिए एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे कि देखो एक ऑब्जेक्ट में अगर आप एक फोर्स लगाएंगे, बिल्कुल ये हो गया आपका फोर्स एंड आपने ए से बी की तरफ मतलब इस दिशा में लगाए हैं, ठीक है, FAB, तो ये वाला ऑब्जेक्ट भी आपको एक रिएक्टिव फोर्स देगा जिसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, ओके। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं B से A की तरफ, तो ये आपका फोर्स है, ये इस ऑब्जेक्ट का रिएक्टिव फोर्स है एंड ये दोनों फोर्स इक्वल होगा। माइनस साइन क्यों, क्योंकि ये ऑपोजिट दिशा में है ना, इसीलिए, ओके। चलो, अब इसी फॉर्मूला को या इसी लॉ को हम लोग यूज़ करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिराइव करने के लिए। तो हम लोग दो ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट A एंड ऑब्जेक्ट B। ऑब्जेक्ट A का मास है m1 एंड इसका मास है m2 एंड इसका इनिशियल वेलोसिटी u1, इसका इनिशियल वेलोसिटी u2, ओके। तो इसका मोमेंटम क्या होगा दोस्तों, मास इनटू वेलोसिटी m1 u1 एंड इसका मोमेंटम कितना होगा m2 u2, ठीक है ना। चलो, अब हम लोग मान लेते हैं इसका जो स्पीड है या फिर इसका जो वेलोसिटी है वो इससे ज़्यादा है, u1 इज़ ग्रेटर देन u2। तो क्या होगा दोस्तों, इसका वेलोसिटी ज़्यादा है मतलब ये एक टाइम जाके इसको टक्कर मारेगा, ओके। जैसे कि कैरम बोर्ड के केस में होता है, एक स्ट्राइकर होता है एंड बाकी जो पीसेस होते हैं उसको आप उसको जगह जगह में कॉइन्स भी बोलते हैं, सीड्स भी बोलते हैं, पक्स भी बोलते हैं, तो कुछ भी हो तो आप उसको कॉइन्स मान लीजिए, ठीक है। जब एक स्ट्राइकर एक कॉइन को धक्का देता है तो क्या होता है दोस्तों, इस स्ट्राइकर का वेलोसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन इसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये बहुत तेज़ गति के साथ आगे जाता है, ओके। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, धक्का मारने के बाद क्या होगा, जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट था उसका वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है।
तो m1 इसका मास तो बिल्कुल सेम रहेगा ना, इसका मास होगा m2, ये होगा a ऑब्जेक्ट, ये होगा b ऑब्जेक्ट। अब इसका जो वेलोसिटी है वो v2 हो चुका है, इसका वेलोसिटी v1 हो चुका है। तो यहाँ पे इसका मोमेंटम कितना होगा, यहाँ पे इसका मोमेंटम कितना होगा, ये तो आप निकाल ही सकते हैं। तो देखो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जिसने धक्का मारा उसका वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगा, जिसको धक्का मारा उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब इसका वेलोसिटी अब ज़्यादा हो जाएगा। ओके, v1 से ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए अब इस ऑब्जेक्ट ने जब इसको धक्का मारा था, जिस फोर्स के साथ धक्का मारा था, ये भी तो बिल्कुल सेम फोर्स के साथ धक्का मारेगा ना, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ने क्या कहा है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये वाला ऑब्जेक्ट जिस फोर्स के साथ इसको धक्का मारेगा, बिल्कुल वही फोर्स के साथ ये भी इसको धक्का मारेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो देखो ये क्या हो गया, इफ ए ने धक्का मारा बी को, ओके, यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड के साथ बी भी धक्का मारेगा ए को। ओके, ये हो गया आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो फोर्स इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट 1। ओके, क्योंकि ऑब्जेक्ट ए ने बी को धक्का मारा था, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन, जो कि हम लोग प्रीवियस क्लास में ही सीखा है। ओके, तो ये था ए ऑब्जेक्ट के लिए। अब बी ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, माइनस m2 एक्सेलरेशन ऑफ 2। अब देखो m1 तो हमें पता है ना दोस्तों, m1 पता है, लेकिन a क्या है, a मतलब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब क्या है दोस्तों, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज कितना हुआ है। तो इसका a ऑब्जेक्ट में देखो वेलोसिटी चेंज क्या हुआ है दोस्तों, u1 था v1 हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपन टाइम। ठीक है, a की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, एंड यहाँ पे माइनस m2 तो रहेगा ही। a2 मतलब b ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन कितना हुआ है, ये हम लोग देखेंगे। कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये u2 होगा। ठीक है, b ऑब्जेक्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u2 है। ठीक है, बाई टाइम। तो ये हो गया a2 का वैल्यू। अब यहाँ पे आप 2 लिखेंगे, m नहीं 2 लिखेंगे। ओके, चलो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, m1 v1 माइनस m1 u1, नीचे रहेगा t, यहाँ पे m2 v2 माइनस m2 u2, नीचे रहेगा t। अब t तो वेनिश हो जाएगा ना, यहाँ पे pt, यहाँ पे भी t वेनिश हो जाएगा। तो क्या रहेगा देखो, m1 v1 माइनस m1 u1, इधर रहेगा m2 v2 माइनस m2 u2। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, ओके, इसको अब जो u वाले पार्ट है उसको एक साइड ले आते हैं, एंड v वाले पार्ट को एक साइड ले जाते हैं। तो क्या होगा देखो, m1 u1 प्लस m2 u2 इजिकल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ओके, चलो अब यहाँ से आप मुझे बताएंगे m1 u1 क्या है, m2 u2 क्या है, m1 v1 क्या है, एंड m2 v2 क्या है। देखो m1 u1 ए ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम है। ठीक है, धक्का लगने से पहले वाले मोमेंटम है m1 u1, एंड m2 u2 क्या है, धक्का लगने से पहले b का मोमेंटम है। मतलब ये दोनों इनिशियल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, एंड ये दोनों क्या है दोस्तों, धक्का लगने के बाद वाला मोमेंटम। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं, मतलब ये क्या हो गया दोस्तों,
इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, धक्का लगने से पहले जो मोमेंटम था, धक्का लगने के बाद भी वही मोमेंटम है। मतलब मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आया है। यही तो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यही तो था ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या कहा गया है, कोई भी सिस्टम पे अगर बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगता है तो उस सिस्टम में जो टोटल मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो मोमेंटम है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहा है। कोई भी मोमेंटम यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ है, कोई भी मोमेंटम यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये था आपका डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है दोस्तों, चलो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया है, इस फॉर्मूला के सहारे हम लोग अभी एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल करके हमारा आज क्लास खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, देखो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम which is fired from a pistol of mass 1.5 kg. The recoil velocity of pistol is 1.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, एक पिस्तौल से एक बुलेट को छोड़ा गया है, बुलेट का मास कितना है 5 ग्राम है, एंड पिस्तौल का मास कितना है दोस्तों 1.5 kg है, एंड पिस्तौल का जो रिकॉयल वेलोसिटी है वो कितना है 1.5 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है बुलेट का वेलोसिटी, बुलेट कितने वेलोसिटी के साथ आगे जाएगा। तो यहाँ पे एक नया टर्म है दोस्तों रिकॉयल वेलोसिटी। ये क्या होता है, देखो जब बंदूक चलाया जाता है, जब गोली को छोड़ा जाता है तो बंदूक भी पीछे की तरफ आता है ना, पीछे की तरफ एक झटका देता है, उसे हम लोग रिकॉयल वेलोसिटी कहते हैं। या फिर बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं, जब आप कैरम बोर्ड खेलते होंगे, ठीक है, कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर से जब आप किसी भी कॉइन को, किसी भी पीस को स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, धक्का लगने के बाद स्ट्राइकर भी पीछे की तरफ आ जाता है ना। ये जो कॉइन है ये आगे की तरफ जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ ये स्ट्राइकर भी पीछे की तरफ आएगा। तो ये पीछे की तरफ जिस वेलोसिटी के साथ आएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉयल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, पीछे की तरफ आता है जिस वेलोसिटी के साथ, उसको हम लोग रिकॉयल वेलोसिटी कहते हैं। ओके, तो बंदूक के केस में भी ऐसा होता है, जब हम लोग गोली छोड़ते हैं तो बंदूक भी पीछे की तरफ आता है, तो जितनी वेलोसिटी के साथ आएगा उसे हम लोग रिकॉयल वेलोसिटी कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, M1 लेते हैं, मतलब मास ऑफ पिस्तौल, मास ऑफ पिस्तौल क्या होगा दोस्तों 1.5 kg, एंड वेलोसिटी ऑफ पिस्तौल, फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ पिस्तौल कितना है 1.5 मीटर पर सेकेंड, एंड इनिशियल वेलोसिटी u1 वेलोसिटी ऑफ पिस्तौल इज 0। ओके, गोली छोड़ने से पहले बंदूक क्या था, 0 कंडीशन में था। ओके, एंड M2 लेते हैं, M2 क्या है, मास ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 5 ग्राम। ठीक है, इसको केजी में कन्वर्ट करने से क्या होता है दोस्तों, देखो 0.005 kg, 1000 से डिवाइड करना होगा ना, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, तो 1000 से इसको अगर डिवाइड करते हैं तो आपको ये मिलेगा। चलो अब हमें निकालना है V2 फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ये बुलेट होगा LLET। ओके, ये हमें पता नहीं है, एंड V1 सॉरी ये है V2, तो ये होगा U2 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ
बुलेट 0, क्योंकि गोली छोड़ने से पहले गोली का जो वेलोसिटी था वो 0 था। अब आप लगाइए लॉ ऑफ लिनियर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2 इजकल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ओके, चलो वैल्यू पुट करो डायरेक्ट। क्या है यहाँ पे, u1 क्या है दोस्तों, 0 है, u2 क्या है, 0 है, ठीक है, u1 एंड u2 0 है। इनिशियल वेलोसिटी दोनों के लिए 0 था, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। एंड इधर क्या रहेगा, m1 v1 प्लस m2 v2। तो अगर हम लोग इक्वल साइन पे लिखेंगे तो एक को इधर ले आओ, m1 v1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2। ओके, ठीक है ना, ये वाला हमें मिल गया है। अब क्या करते हैं, हमें निकालना है v2 का वैल्यू हमें निकालना है। तो हम लोग v2 को एक तरफ रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, m1 v1, ओके, ये माइनस इधर आएगा एंड ये होगा m2। तो यहाँ पे वैल्यू लगा दो। m1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 1.5, v1 का वैल्यू है 1.5 एंड m2 का वैल्यू है आपका 0.005। ओके, तो क्या हो जाएगा, v2 का वैल्यू माइनस आएगा। v2 का वैल्यू देखो, v2 का वैल्यू आपका लगभग, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 450 के करीब आएगा, ठीक है, मीटर पर सेकंड। एंड यहाँ पे माइनस क्यों, मतलब बंदूक ये पिस्तौल का जिस तरफ वेलोसिटी था उसके उल्टी दिशा में होगा वेलोसिटी बुलेट का। ओके, जैसे कि ये अगर पिस्तौल है, ठीक है, ये अगर पिस्तौल है, चलो ये पिस्तौल नहीं हुआ दोस्तों, ये हो गया पिस्तौल आपका। ओके, तो पिस्तौल का वेलोसिटी पीछे की तरफ होगा, बुलेट का वेलोसिटी आगे की तरफ होगा। तो हम लोगों ने पिस्तौल का वेलोसिटी प्लस में लिया तो बुलेट का वेलोसिटी माइनस में लेना होगा। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 450 मीटर पर सेकेंड। ओके, ठीक है ना, चलो, तो ये था आज का न्यूमेरिकल। एंड इस तरह के न्यूमेरिकल आपकी किताब में मिल जाएगा 1-2, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फॉर्मूला एक ही रहेगा, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या मिलता है, m1 u1 प्लस m2 u2, m1 v1 प्लस m2 v2। यही फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलो ठीक है दोस्तों, तो आगे की क्लास में हम लोग फोर्स से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करेंगे एंड इम्पल्स ऑफ फोर्स के बारे में सीखेंगे एंड इम्पल्स ऑफ फोर्स से एक न्यूमेरिकल करेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।